हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आए अपने पैथोफिजियोलॉजी के यूनिट 2 का लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने रीनल सिस्टम डिजीजेस के बारे में। और मेनली आप लोग को यहाँ पे एक ही डिजीज के बारे में पढ़ना है, जो कि हमारा यहाँ पे रीनल फेलर। अब उसके भी दो टाइप हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक, तो दोनों को हम लोग देखेंगे। बाकी जैसा कि हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे अपने रीनल सिस्टम का। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। और वीडियो आप लोग को पार्ट वाइज जो है टाइम के साथ मिल जाएगी, तो आप लोग को जो पार्ट चाहिए वो आप देख सकते हो। तो अब देखो, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस लेट हो रही है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपसे वीडियो जल्दी रहे, तो उसके लिए आप लोग परेशान मत होइए। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे रीनल सिस्टम डिजीज के बारे में। तो देखो, सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं रीनल सिस्टम आखिर होता क्या है। तो रीनल का मतलब होता है यहाँ पे थोड़ा सा किडनी से रिलेटेड। तो सिंपली अगर हम लोग बात करें तो रीनल सिस्टम को पहली बात हम लोग यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। और यूरिनरी का मतलब क्या होता है, जो यूरिन फॉर्मेशन करने वाला सिस्टम। तो यूरिन कौन सा फॉर्मेशन करता है भाई, कौन सा ऑर्गन, हमारा किडनी। तो वही सिस्टम जिसके अंदर हमें यहाँ पे किडनी देखने को मिलता है, उसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं अपना रीनल सिस्टम। ठीक है। तो रीनल सिस्टम के अंदर मेनली हमारा क्या क्या होता है, इसके अंदर हमारे किडनी होते हैं। ठीक है। अब चूंकि हमारी दो किडनी होती है तो हम लोग किडनीज बोलते हैं। और उसके बाद हमारे यूरेटर्स होते हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं ये सब क्या होता है, ब्लैडर होता है और हमारा यूरेथ्रा होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं क्या होता है। बाकी आप लोग समझ गए कि मेनली हमारे रीनल सिस्टम के अंदर आप लोग को 4 ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। ओके। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रीनल सिस्टम इज टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आप लोग समझो, ये जो हमारा किडनी है ये मेनली करता क्या है, ये जो हमारा ब्लड होता है, ठीक है, उसको यहाँ पे फिल्टर करने का काम करता है। यानी कह सकते हो हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट बनता है उसको यहाँ पे हमारी बॉडी से रिमूव करने का काम हमारा किडनी करता है। और कैसे रिमूव किस फॉर्म में करता है भाई, ये हमारा जो है रिमूव किस फॉर्म में करता है, यूरिन के फॉर्म में सिंपली। ठीक है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे यूरिनेशन वगैरह करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है वो रिमूव हो जाता है। तो उसको यूरिन फॉर्मेशन का काम कौन करता है, किडनी करती है। और यूरिन में क्या होता है भाई, जो भी वेस्ट होता है वही होता है। ठीक है। तो सिंपल वही चीज़ है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रीनल सिस्टम इज टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। यानी कि ये ब्लड से हमारे वेस्ट को फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करने का काम करती है। बाकी अगर इसके अलावा हम लोग बात करें तो ये हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को रेगुलेट करती है। अब इलेक्ट्रोलाइट वगैरह सभी कुछ आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप लोगों की गलती है। ठीक है, पढ़ना चाहिए था। बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, तो हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड होता है उसको भी यहाँ पे मेंटेन करने का काम करती है। और बाई प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग एंड एलिमिनेटिंग यूरिन। ठीक है। तो कैसे फ्लूइड बैलेंस कैसे करती है, हमारा जो है यूरिन को प्रोड्यूस करती है और जब जरूरत होती है उसको स्टोर भी करती है और उसके बाद यहाँ पे एलिमिनेट तो करती ही है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी में जो है फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। बाकी हम लोग बात करें तो इट इज नोन एज मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखो एक चीज यहाँ पे समझना कि किडनी हमारा इकलौता एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है। देखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब है कि ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी से वेस्ट को एक्सक्रीट करने का काम करता है। तो ऐसे बहुत सारे सिस्टम है, जैसे अगर आप लोग एग्जांपल में देखो तो रेस्पिरेटरी सिस्टम भी क्या करता है, CO2 का एक्सक्रीशन करता है ना, तो वो भी एक टाइप का एक्सक्रीटरी सिस्टम है। लेकिन जो मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा वेस्ट का जो रिमूवल होता है वो हमारा जो है कह सकते हो यूरिन के थ्रू या फिर रीनल सिस्टम के थ्रू ही होता है। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे मेजर एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। और उसके बाद हम लोग बात करें तो ये चीज आप लोग समझ गए कि इसको हम लोग यहाँ पे यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे एक बेसिक डायग्राम से समझना चाहें तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हमारी बॉडी में हमें जो है हमारा यूरिनरी सिस्टम या फिर रीनल सिस्टम देखने को मिलता है। जिसमें सबसे पहले आ जाती है हमारे यहाँ पे किडनी। तो 2 किडनी होती है, सभी को पता है। और बाकी ये हमारे कुछ ब्लड वेसल्स हो गई। ठीक है। और ये हमारा यूरेटर हो गया, तो ये भी हमारा 2 होते हैं। और फिर हमारा आ जाता है ब्लैडर। ठीक है। तो और उसके बाद लास्ट में आ जाता है हमारे यहाँ पे यूरेथ्रा। अब देखो सिंपल, अगर हम लोग बहुत ही सिंपल देखें तो देखो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये किडनी हमारी क्या करती हैं, ब्लड को फिल्टर करती हैं। और फिल्टर होकर जो हमारा यूरिन फॉर्मेशन होता है तो वो यूरिन हमारा इन 2 यूरेटर से होते हुए हमारे ब्लैडर में आके इकट्ठा हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे जो है यूरेथ्रा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस यूरिन का जो है एक्सक्रीशन कर देते हैं। ओके। तो ये हमारा सिंपल सा जो है रीनल सिस्टम का कॉन्सेप्ट होता है। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ गए होंगे। बाकी हम लोग थोड़ा सा बात करें अपने किडनी के बारे में, जो कि हमारे रीनल सिस्टम की मेजर फंक्शनल ऑर्गन होते हैं। फंक्शनल ऑर्गन का मतलब सिंपल है कि जो हमारा मेजर फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसको हम लोग फंक्शनल ऑर्गन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो सिंपल है भाई कि हमारा जो है रीनल सिस्टम में हमारा ब्लड को मेन फिल्टर कौन करता है, किडनी तो करती है। तो यही तो मेजर फंक्शनल ऑर्गन हो गई। बाकी दे आर प्रेजेंट इन पेयर, तो हमारे 2 होती हैं, हमें पता है। और उसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो ठीक है, किडनी हमारा मेजर फंक्शनल ऑर्गन है, लेकिन किडनी के अंदर भी हमारा मेन फिल्ट्रेशन या फिर कह सकते हो हमारा एक्सक्रीशन का काम कौन कर रहा है, मेन यूरिन फॉर्मेशन कर कौन रहा है, तो वो हमारा करता है नेफ्रॉन। तो किडनी के अंदर भी हम लोग बात करें तो नेफ्रॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी दैट परफॉर्म्स मेजर एक्सक्रीशन प्रोसेस एंड यूरिन फॉर्मेशन।
यानी कि सिंपली हम लोग बात करें तो ये जो किडनी के अंदर हमारा जो मेन कह सकते हो हमारा एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है, वो कौन परफॉर्म करता है? नेफ्रॉन। इसको आप लोग को बहुत ध्यान रखना है। देखो ये सारी चीज़ें अभी डिजीज में यूज होने वाली है, इसीलिए आप लोग को ये सारी चीज़ें पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें अपने जो है कह सकते हो किडनी के कुछ फंक्शंस की, तो ये देखो क्या क्या करता है। सबसे पहली बात, वेस्ट प्रोडक्ट का एक्सक्रीशन तो करता ही है, और वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करता है, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं, आप लोगों ने अगर लेक्चर्स देखे हो तो आप लोग को पता होगा। बाकी यहाँ पे कुछ हार्मोन्स को भी सेक्रेट करता है, जैसे रेनिन, तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम रास हम लोगों ने देखा था जो है कार्डियोवास्कुलर डिजीज में, ठीक है। और उसके बाद एरिथ्रोपोइटिन जो कि हमारा कह सकते हो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोन्स भी हमारा सेक्रेट करता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम हमारा किडनी करता है। तो हम लोगों ने कार्डियोवास्कुलर डिजीज में देखा था कि हमारा रीनल सिस्टम कितना ज़्यादा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड होता है, ठीक है। दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, चलो हम लोगों ने देख लिया कि किडनी हमारा मेजर फंक्शनल ऑर्गन होता है, और किडनी के अंदर भी चलो हम लोगों ने देखा कि नेफ्रॉन होता है। तो अब हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही समझना है कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता कैसा है, और यूरिन फॉर्मेशन एक बेसिक में किस तरीके से होता है, क्योंकि यही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे रीनल फेलर यानी कि आज के टॉपिक को समझने के लिए। तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। देखो ये होता है हमारे यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो कि ये सब क्या है, हम लोग बस थोड़ा सा हमें जो इस पार्ट को ज़्यादा डिस्कस करना है, तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखो ये होता है नेफ्रॉन, ठीक है। और ये जो आप लोग को दिख रहा है रेड और ब्लू कलर से, ये हो गई ब्लड वेसल्स, ठीक है। देखो रेड वाला क्या हो गया, रेड वाला हमारा आर्टरी हो गया, ब्लू वाला हमारा वेन्स हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये देखो ये जितना भी स्ट्रक्चर है हमारा नेफ्रॉन हो गया। अब यहाँ पे देखो नेफ्रॉन में कुछ मेन चीज़ें हम लोग देखें तो हमारे नेफ्रॉन के कह सकते हो बेसिक 5 पार्ट होते हैं। पहला हो जाता है हमारा ग्लोमेरुलस, ठीक है। दूसरा हो जाता है बोमेंस कैप्सूल, थर्ड हो जाता है प्रॉक्सिमल ट्यूब, फोर्थ हो जाता है डिस्टल ट्यूब, और फिर हो जाता है हमारे यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, और उसके बाद एक कह सकते हो हमारा आ जाता है एट लास्ट में कलेक्टिंग डक्ट। तो एक सिंपल वे में अगर आप लोग समझो तो यहाँ पे देखो होता क्या है, देखो ये हमारा ब्लड आती है, ठीक है। इस तरीके से एक हमारी ब्लड वेसल्स आती हैं, और इस तरीके से एक हमारी ब्लड वेसल्स यहाँ पे जाती हैं। अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझना। तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे ग्लोमेरुलस क्या होता है, तो ग्लोमेरुलस यहाँ पे हमारे कह सकते हो नेफ्रॉन्स के पास जो है कैपिलरी का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिससे हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। देखो एक चीज़ समझो कि जैसे हम जब हमारा ब्लड आता है तो उसको फिल्टर भी तो होना है, तो फिल्टर होने के लिए कुछ पोर्स होने चाहिए, है ना, कुछ प्रेशर होना चाहिए। तो वहाँ पे इस चीज़ को मेंटेन करने का काम हमारा ग्लोमेरुलस करता है। तो बहुत ही सिंपल वे में अगर हम लोग समझें तो ये समझो कि यहाँ से हमारा ब्लड आता है, ठीक है, और यहाँ से ध्यान से देखना इस ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर हमारा जो है एंटर कर जाता है हमारे बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है, समझ गए। और यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल से होते होते देखो अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ से होते होते, ठीक है, और फिर यहाँ से होते 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 एट लास्ट में ये हमारा कलेक्टिंग डक्ट में एट लास्ट में क्या हो जाता है, हमारा यूरिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इस पूरे हिस्से में हमारा कह सकते हो हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम लोग समझें, ठीक है, तो हमारे ब्लड की फिल्ट्रेशन में या फिर कह सकते हो यूरिन फॉर्मेशन में 3 हिस्से होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। तो इसमें देखो क्या होता है भाई, ये हो गया ग्लोमेरुलस, और इसका फिल्ट्रेशन यानी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन, यानी ब्लड हमारा फिल्टर होके कहाँ चला जाता है, हमारे बोमेंस कैप्सूल में। अब देखो एक चीज़ आप लोग समझना कि जब हमारा ब्लड यहाँ पे फिल्टर होता है तो हमारा सिर्फ ब्लड का प्लाज्मा वाला पार्ट फिल्टर होता है। अब देखो ब्लड में आप लोग को पता है 3 चीज़ें होती है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और एट लास्ट में ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो प्लाज्मा होता है ना, यही हमारा जो है फिल्टर होके हमारे कह सकते हो बोमेंस कैप्सूल या फिर इसमें जाता है नेफ्रॉन में, ठीक है। हमारी सेल्स नहीं जाती हैं, क्योंकि देखो ये जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स हैं ये अगर हमारी फिल्टर हो गई, देखो एक चीज़ समझो, अगर ये हमारा यूरिन में मिल गई तो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो जाएगा ना, क्योंकि इसकी तो हमारी बॉडी को बहुत ज़रूरत है। देखो यूरिन क्या है, यूरिन इज नथिंग जस्ट अ वेस्ट। तो ये वेस्ट थोड़ी है, वेस्ट हमारा क्या होता है, वेस्ट हमारा मेनली प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पार्ट में क्या होता है कि जो हमारी ब्लड है, ठीक है, तो ब्लड वेसल से हमारा ब्लड डायरेक्टली आता है और सबसे पहले ही हमारा फिल्टर हो जाता है, सिंपल, ठीक है। और क्या फिल्टर होता है, हमारा प्लाज्मा। अब यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेप आता है हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। अब देखो होता क्या है कि वैसे तो हमारा प्लाज्मा चलो यहाँ से फिल्टर होके इसमें चला गया, लेकिन हमारे प्लाज्मा में कुछ ऐसी भी चीज़ें चली जाती हैं फिल्टर होके जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, यानी कह सकते हो जो हमारी बॉडी को चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे फिल्टर हो जाता है। तो अब उस चीज़ को वापस करने के लिए क्या होता है, हमारा सेकंड स्टेप होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो जैसे जो भी फिल्टर होके यहाँ पे गया था हमारे नेफ्रॉन के अंदर, ठीक है, तो वहाँ से क्या होता है कि जो हमारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो भी हमारी बॉडी को
को चाहिए वो यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है। कहाँ से? नेफ्रॉन से ब्लड वेसल्स में। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा नेफ्रॉन हो गया, ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ से कुछ चीज़ें हमारी जो भी हमारे ब्लड वेसल्स को जरूरत होती हैं, मतलब बॉडी को, वो इन ब्लड वेसल्स में दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाती हैं। समझ गए? बहुत ही सिंपल है, ठीक है। 2 स्टेप हो गया और लास्ट, अब लास्ट स्टेप हो गया हमारे यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब यहाँ पे क्या होता है? सिक्रीशन फ्रॉम ब्लड। अब यहाँ पे देख चीज समझना, देखो पहले स्टेप में हुआ हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन प्लाज्मा का, सेकंड स्टेप में हुआ कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें भी फिल्टर हो गई जो कि जिसकी जरूरत थी तो वो रीअब्जॉर्ब हो गया। अच्छा, थर्ड स्टेप में क्या होता है कि अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें भी यहाँ पे कह सकते हो हमारे ब्लड वेसल्स में अभी भी बच जाती हैं, या फिर कह सकते हो हमारे ब्लड में अभी भी बच जाती हैं, जो कि हमारा बॉडी में वेस्ट होता है, जिसको चला जाना चाहिए था। तो अब क्या होता है? एट लास्ट में दोबारा से ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखो सिक्रीशन का मतलब होता है सिक्रीट, यानी कि छोड़ना। तो यहाँ पे क्या होता है? एट लास्ट में दोबारा से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, तो जो भी चीजें ऐसी रह जाती हैं जिनको फिल्टर हो जाना चाहिए था और यहाँ पे नहीं हो पाती हैं, वो दोबारा यहाँ से फिल्टर होके इसमें चली जाती हैं। तो सिंपल हम लोगों ने क्या देखा कि सबसे पहले हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन यहाँ पे हुआ, ठीक है। फिल्टर होके यहाँ से आते आते क्या हुआ कि हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें ऐसी रह गई थी जिसको ज़रूरत थी तो वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो गया। और उसके बाद एट लास्ट में क्या हुआ कि ऐसी कुछ चीज़ें जो यहाँ पे बच गई थी, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में वेस्ट है, तो वो यहाँ पे क्या हुआ? एट लास्ट में जो है दोबारा से हमारे ट्यूब से सिक्रीट होके, सॉरी ये जो ब्लड वेसल्स हैं इसमें से सिक्रीट होके हमारे ट्यूब में चली गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि एट लास्ट में फाइनल जब यहाँ पे पहुँचता है तो हमारी बॉडी में जो है सिर्फ वेस्ट यहाँ पे पहुँचता है, और यही हमारा क्या होता है? यूरिन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, और हमारी बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब आप लोग समझ गए ना। और देखो ये क्या है? ये सारा स्ट्रक्चर हमारा किडनी के अंदर देखने को मिलता है, और ये लगभग हमारी किडनी के अंदर कह सकते हो इस तरह के 1 मिलियन, यानी लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हमारी किडनी के अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के 1 मिलियन यूनिट्स हमारी किडनी के अंदर ब्लड के फिल्ट्रेशन को करने का काम करते हैं। समझ गए? तो ये था हमारा सिंपल सा रीनल सिस्टम का फंडा। आई होप कि आप लोग को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं अपने रीनल डिजीजेस के बारे में। तो रीनल डिजीज क्या होता है? द डिजीजेज और डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू, देखो भाई सिंपल है कि रीनल डिजीज मतलब रीनल सिस्टम से रिलेटेड जो भी बीमारियां। अब देखो वैसे तो अगर बात करी जाए तो बहुत सारी बीमारियां रीनल सिस्टम से रिलेटेड, लेकिन मेनली अगर आपके सिलेबस में देखा जाए तो हमें सिर्फ यहाँ पे 2 या फिर कह सकते हो एक ही बीमारी के बारे में पढ़ना है, एक ही डिजीज के, जो कि हमारा रीनल फेलर। अब ये 2 टाइप का होता है, एक हो जाता है एक्यूट, दूसरा हो जाता है क्रॉनिक। तो इसको हम लोग यहाँ पे अब जो है बहुत डिटेल में देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने रीनल फेलियर के बारे में। तो यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग थोड़ा सा इसके नाम पे ही जाओ तो रीनल फेलियर, फेलियर का मतलब क्या है कि इसके काम में थोड़ा सा गड़बड़ी आ जाना, ठीक है, यानी काम जब अच्छे से ना कर पाए। जैसे देखो हार्ट फेलियर में भी हम लोगों ने क्या देखा था कि जब हार्ट अपना काम अच्छे से ना परफॉर्म कर पाए। देखो फेलियर में ऐसा नहीं होता कि बिल्कुल फेल ही हो जाता है। फेलियर का मतलब ये होता है कि जब काम अच्छे से ना हो पाए तो हम लोग उसको फेलियर बोल देते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, रीनल फेलियर ऑल्सो नोन एज किडनी फेलियर। देखो हमें पता है कि रीनल किडनी, ठीक है, थोड़ा सा रिलेटेड है। बाकी अकर्स व्हेन किडनी लॉस्ट देयर एबिलिटी टू इफेक्टिवली फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस फ्लूइड्स फ्रॉम द ब्लड। यानी देखो भाई सिंपल है कि हमारी किडनी क्या करती है? हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो जब भी इसके फिल्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, यानी जब हमारा ये किडनी ब्लड को फिल्टर अच्छे से नहीं कर पाएगी, तो उसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं रीनल फेलियर, ठीक है। This condition can lead to buildup of toxins and fluids in the body, causing various complications and potentially becomes life-threatening if not managed appropriately. देखो सिंपल सी बात है कि हमारा किडनी क्या करता है? वेस्ट को फिल्टर कर, मतलब कह सकते हो हमारे वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट करता है। तो जब ये अच्छे से काम नहीं करेगा तो जो वेस्ट है, जो टॉक्सिन्स है यानी टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं, वो क्या होगा? हमारी बॉडी में जो है बिल्डअप यानी इकट्ठा होना चालू हो जाएंगे, ठीक है, और हमारी बॉडी का जो फ्लूइड बैलेंस है वो बढ़ जाएगा, कह सकते हो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। एट लास्ट में ये हमारा लाइफ थ्रेटनिंग यानी जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमारा रीनल फेलर हमें हल्का सा भी महसूस हो रहा है या फिर देखने को मिल रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे प्रॉपरली ट्रीट करें। अब देखो यहाँ पे बेस्ड ऑन सेवियरिटी इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यानी कि कितना ज़्यादा हमारा रीनल फेलर का स्टेज कैसा है, यानी कि अभी बिल्कुल कह सकते हो थोड़ा सा कम ही फेल हुआ है कि एकदम फेल हो चुका है। उस हिसाब से हम लोग इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया एक्यूट, दूसरा हो गया क्रॉनिक। देखो सिंपल सी बात है, एक्यूट का मतलब ही होता है बहुत ही छोटे से टाइम के लिए, ठीक है, यानी बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए, और क्रॉनिक का मतलब होता है जो कि बहुत लंबे टाइम से रीनल फेलर चल रहा हो, ठीक है, और ये हमारा बहुत ही सीवियर स्टेज हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपने एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। तो यहाँ पे हम लोग बात करें अपने एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में, तो यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर को सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक्यूट किडनी इंजरी के नाम से भी जानते हैं।
बाकी यहाँ पे देखो जो हमारा एक्यूट किडनी फेलर या फिर रीनल फेलर जो भी कह सकते हो, AKF यानी एक्यूट किडनी फेलर अकर्स व्हेन देयर इज अ सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस एंड इट बिकम्स अनेबल टू फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड। देखो यहाँ पे कुछ भी इसमें बहुत खास है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि रीनल फेलर का मतलब है जब भी किडनी के फंक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आए। बाकी अगर जनरल वे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसको इस तरीके से बोलते हैं कि जब भी हमारी किडनी का GFR, ठीक है, जब भी हमारी किडनी का GFR रिड्यूस हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं रीनल फेलियर। अब ये GFR क्या है, तो GFR को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी कि यहाँ पे देखो ये जो हमारा ग्लोमेरुलस था, तो यहाँ से जो हमारा ब्लड है वो कितना अमाउंट में फिल्टर हो रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से बोलते हैं, द टोटल क्वांटिटी ऑफ ब्लड फिल्टर्स आउट फ्रॉम ऑल द नेफ्रॉन्स पर यूनिट टाइम इज नोन एज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यानी देखो हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारी किडनी है उसके अंदर लगभग इस तरह के 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, तो उन 1 मिलियन नेफ्रॉन से हमारा 1 मिनट में कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं GFR। तो नॉर्मल रेट इसका क्या होता है, नॉर्मल होता है हमारा यहाँ पे 125 ml पर मिनट, यानी टोटल हमारे कह सकते हो किडनी से, ठीक है, 1 मिनट में हमारा लगभग 125 ml ब्लड फिल्टर होता है। जब भी इसकी क्वांटिटी हमारा इस 125 ml से लेस हो जाती है, उसी चीज को हम लोग बोलते हैं रीनल फेलियर। अब अगर हमारा बहुत ज़्यादा लेस हो गया है तो उसको हम लोग क्रॉनिक बोल देते हैं, अगर थोड़ा कम हुआ है और बहुत कम टाइम से चल रहा है तो उसको हम लोग एक्यूट बोल देते हैं। इसमें कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन देयर इज अ सडन लॉस, यानी कि जब थोड़ा अचानक से ही हमारा कुछ लॉस हो जाए, यानी काफी जो है बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अचानक से जब हमें कोई प्रॉब्लम देखने को मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट, ठीक है। बाकी यहाँ पे इट डेवलप्स रैपिडली, यानी कि देखो ये यहाँ पे क्या होता है कि फ्यू आवर्स या फिर कुछ दिन में ही डेवलप हो जाता है, तो काफी जल्दी जल्दी में होता है। और उसके बाद इट इज अ रिवर्सिबल। देखो एक चीज समझो कि एक्यूट रीनल फेलियर हमारा रिवर्सिबल होता है, यानी कि अगर इसको हम लोग चाहें, अगर टाइम से हम लोगों ने ट्रीट किया तो ये ठीक हो जाता है, बट इफ इट नॉट ट्रीटेड कैन बी टर्न इनटू क्रॉनिक रीनल फेलियर। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे एक्यूट रीनल फेलियर को ट्रीट नहीं किया या फिर इस पे ध्यान नहीं दिया पेशेंट ने, तो वही चीज हमारा आगे चल के क्रॉनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि यहाँ पे लाइफ थ्रेटनिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्यूट रीनल फेलियर को। पहला हो गया प्री रीनल, दूसरा हो गया इंट्रा रीनल और थर्ड हो गया हमारे यहाँ पे पोस्ट रीनल फेलियर। तो अब ये प्री, इंट्रा या पोस्ट क्या है, तो देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो। प्री रीनल का सिंपल मतलब होता है प्री रीनल फेलियर इज अ टाइप ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी दैट अकर्स व्हेन देयर इज अ सडन डिक्रीज इन अ ब्लड फ्लो ऑफ किडनी। देखो हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो हमारा किडनी था, ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि देखो ये हमारी 2 किडनी थी, है ना, और यहाँ पे हमारी कुछ ब्लड वेसल्स थी जो कि सप्लाई कर रही थी, और यहाँ से ये हमारा जो है यूरेटर था और ये यहाँ पे जाके ब्लैडर था। सिंपल है, इतना ही तो था स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई करती हैं, अगर इन ब्लड वेसल्स में कुछ प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से हमारी किडनी को ब्लड सप्लाई में रिड्यूस हो जाए, यानी कि जो किडनी को ब्लड सप्लाई है, कह सकते हो जो किडनी को ब्लड सप्लाई जो ब्लड वेसल्स कर रही हैं, अगर वो अच्छे से ना कर पाए तो उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है यहाँ पे प्री रीनल फेलियर। Pre-renal failure is a type of acute kidney injury that occurs when there is a sudden decrease in blood flow to the kidney। यानी हमारे किडनी को जो ब्लड वेसल्स हमारी ब्लड सप्लाई कर रही हैं किडनी को काम करने के लिए, ठीक है, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्री रीनल फेलियर। और उसके बाद आ जाते हैं इंट्रा रीनल में। तो इंट्रा रीनल फेलियर में क्या होता है, इट अकर्स व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी इटसेल्फ ड्यू टू एनी टाइप ऑफ इंजरी, इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। देखो बहुत ही सिंपल है, अगर हमारी किडनी में ही कोई डैमेज हो गया, ठीक है, यानी हमारी किडनी में ही कोई इन्फ्लेमेशन हो गया, कोई इंजरी हो गई या फिर कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह हो गया जिसकी वजह से हमारी किडनी के अंदर ही डैमेज हो गया, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं इंट्रारीनल। और उसके बाद आ जाता है हमारा सिंपली पोस्ट रीनल। तो पोस्ट रीनल में क्या होता है, पोस्ट रीनल फेलियर अकर्स व्हेन देयर इज अ सडन ऑब्स्ट्रक्शन इन द यूरिन फ्लो फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर एंड आउट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे देखो ये जो हमारा यूरेथ्रा से हमारा जो कह सकते हो किडनी से हमारा जो भी यूरिन है, ठीक है, वो जो हमारा ब्लैडर में जा रहा है, तो अब इस यूरिन के रास्ते में अगर कोई रुकावट आ जाती है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पोस्ट रीनल फेलियर। यानी अब हमारा यूरिन बन चुका है, देखो यहाँ तक यूरिन बनने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूरिन बनने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि यूरिन हमारा अच्छे से फ्लो नहीं हो पा रहा है, या फिर कह सकते हो कि हमारा ब्लैडर तक तो पहुंच गया लेकिन अब हमारी बॉडी से बाहर नहीं जा पा रहा है। यानी अब हमारे यूरेटर्स और ब्लैडर्स और यूरेथ्रा, अगर इन तीनों पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट रीनल फेलियर। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोग को इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने इटियोलॉजी या फिर कॉजेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर के बारे में। इटियोलॉजी आप सभी को पता है कि यानी इसके पीछे क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे रीनल फेलियर 3 टाइप के होते हैं, तो उसी तरीके से इनके कॉजेज भी यहाँ पे 3 टाइप से डिवाइड होते हैं। तो अगर प्री रीनल की बात करें, यानी अगर हमारे कह सकते हो ब्लड वेसल्स की सप्लाई में कुछ कमी आ रही है, तो उसके क्या क्या रीजन होते हैं।
तो पहला हो जाता है हमारे यहाँ पे लो ब्लड प्रेशर। अब देखो ब्लड प्रेशर ही अगर लो हो गया तो हमारी ब्लड वेसल सप्लाई कैसे कर पाएंगे अच्छे से, है ना। और उसके बाद हाइपोवोलेमिया। तो हाइपोवोलेमिया में क्या होता है, इसका मतलब ही होता है कि जब हमारा ब्लड वॉल्यूम हमारी बॉडी में डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है नॉर्मल अमाउंट से, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोवोलेमिया, ठीक है। और तीसरा हो जाता है कार्डियक फेलर। तो देखो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हैं कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, यानी हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो एट लास्ट में उसका इफेक्ट हमारा किडनी और हमारे लंग्स दोनों पे ही देखने को मिलता है। यानी कह सकते हो किडनी, लंग्स, हार्ट, हमारे ये तीनों कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर एक में प्रॉब्लम आती है तो कहीं ना कहीं उसकी वजह से दोनों चीज़ें इफेक्ट होती हैं। तो ये चीज़ आप लोग समझना, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें अपने कुछ इंट्रारेनल कॉजेज की, यानी अगर हमारे किडनी में इन्फेक्शन हुआ है तो मतलब डीप डैमेज हुआ है तो कैसे हुआ है। तो पहला जाता है एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। देखो नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ होना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि अगर हमारी किडनी की जो सेल्स है, कह सकते हो अगर उनके अंदर जो है कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हमारी किडनी की सेल्स डेथ हो रही हैं, तो एक रीजन ये हो सकता है। फिर आ जाता है हमारे यहाँ पे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो एक चीज़ समझना, जहाँ पे भी राइटिस आइटिस लग जाए, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है थोड़ा सा हमारा इन्फेक्शन से, ठीक है, या फिर इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन समझ सकते हो। तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब यानी कि ये जो हमारा ग्लोमेरुलस है, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया। और उसके बाद आ जाता है हमारे यहाँ पे इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, यानी कि कह सकते हो किडनी के अंदर जो टिश्यू स्पेस होता है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई हमारा जो है डैमेज हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। तो इन तीनों चीज़ों की वजह से हमारा इंट्रारीनल जो है फेलियर हो सकता है। बाकी हम लोग बात करें एट लास्ट में पोस्ट रीनल कॉजेज की भाई, तो यहाँ पे देखो भाई पोस्ट रीनल में हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा यूरिन है वो बन तो चुका है, लेकिन अब वो हमारा जो है या तो ब्लैडर में या तो ब्लैडर से बाहर नहीं जा पा रहा। तो इसका रीजन क्या क्या हो सकता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और रीजन हो सकता है हमारा किडनी स्टोन, ठीक है। अगर कहीं पे किडनी स्टोन डेवलप हो जाता है तो आप लोग को पता है किडनी स्टोन के पेशेंट्स को यूरिन पास करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत दर्द होता है, ठीक है। और दूसरा हो जाता है ब्लैडर ट्यूमर, यानी कि अगर हमारे ब्लैडर में कुछ ऐसा ट्यूमर का मतलब होता है कि कह सकते हो सेल्स जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रो कर गई हैं और एक मतलब कह सकते हो कि वहाँ पे एक ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है, तो उसको ब्लैडर ट्यूमर हो जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग, तो ब्लड क्लॉटिंग आप लोग को पता ही है कि अगर कहीं ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है तो वहाँ पे हमारा जो है थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सारे कुछ हमारे कॉजेज या फिर कह सकते हो रीजन्स हो सकते हैं हमारे एक्यूट रीनल फेलियर के। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं अपने पैथोजेनेसिस ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। अब देखो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ समझो कि जो पैथोजेनेसिस है, चाहे वो एक्यूट की हो चाहे क्रॉनिक की हो, इसको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग समझेंगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्जैक्टली ना यहाँ पे पैथोजेनेसिस बहुत अच्छे से इसकी समझाई नहीं जा सकती है, क्योंकि मेन आप लोग कॉजेज समझ ही चुके हो, तो वही कॉजेज होते हैं इसमें। पैथोजेनेसिस मतलब हम लोग इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते। बाकी अगर हम लोग थोड़ा सा देखना चाहें तो जैसा हम लोगों ने देखा कि हमारे एक्यूट में 3 टाइप होते हैं, तो जो भी हमारे प्री रीनल कॉजेज होते हैं, ठीक है, या फिर इंट्रारीनल या फिर पोस्ट रीनल। तो देखो प्री रीनल कॉजेज की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड परफ्यूजन का मतलब सिंपल वही होता है कि हमारा जो ब्लड जो है फिल्टर होकर जो हमारे किडनी में जा रहा है, ठीक है, तो उसका रेट यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। अगर हमारी किडनी में कोई डैमेज हुआ है तो हमारे क्या हो जाता है, इंट्रारेनल की वजह से डायरेक्ट हमारी किडनी में डैमेज हो जाता है। और पोस्ट रीनल की वजह से क्या होता है कि हमारे यूरिन फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा हो जाता है वेसिकुलेटरल रिफ्लक्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे मान लो यहाँ पे जैसे हमारे यूरेटर में अगर कोई मान लो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो यूरिन है, ठीक है, वो यहाँ से ब्लैडर में नहीं जा पा रहा है, तो होगा क्या भाई, यूरिन तो हमारी किडनी फॉर्मेशन कर ही रही है, तो यहाँ से इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा वेसिकुलेटरल रिफ्लक्स का मतलब होता है कि यूरिन हमारा वापस जो है किडनी में जाना शुरू हो जाएगा, और इसकी वजह से बहुत मेजर साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिल सकती है। अब इन तीनों की वजह से एट लास्ट में क्या होगा, इन तीनों की वजह से एट लास्ट में जो हमारा किडनी फंक्शंस हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, वो हमारे कह सकते हो डैमेज, मतलब काम करना अच्छे से बंद कर देंगे, तो किडनी फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगे। अब इसकी वजह से एट लास्ट में क्या होगा कि भाई किडनी फंक्शन क्या, किडनी का मेन फंक्शन ही क्या है, हमारा ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। तो किडनी फंक्शन डैमेज मतलब कि हमारा ब्लड फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, और ब्लड फिल्ट्रेशन अगर अच्छे से नहीं हो पा रहा है यानी कि जीएफआर घट रहा है। जीएफआर हम लोगों ने देखा कि जितना हमारा 1 मिनट में जो भी ब्लड फिल्टर होता है, तो जब अच्छे से फिल्टर ही नहीं होगा तो ये डिक्रीज होगा ही होगा, और इसी की वजह से क्या होगा, हमारा फ्लूइड रिटेंशन। अब देखो यहाँ पे जैसे हमारी बॉडी से जब ब्लड फिल्टर नहीं होगा अच्छे से, तो बॉडी में क्या होगा, फ्लूइड इकट्ठा होना चालू हो जाएगा। रिटेंशन का मतलब इकट्ठा होना, ठीक है, तो हमारी बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन बढ़ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे इसकी वजह से, इन सब की वजह से एट लास्ट में क्या होगा, हमें जो है एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल जाएगा। तो ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस को थोड़ा सा समझा सकते हैं। बाकी हम लोग बात करें अपने कुछ साइन एंड सिम्टम्स की, तो देखो यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स यही है कि मान लो अगर आप लोगों का जो है यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जा रहा है अचानक से, ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो है थकावट देखने को मिल रही है, फटीग, ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा नॉजिया वोमिटिंग देखने को मिल रही है तो वो भी एक साइन हो सकता है।
एंड उसके बाद चेस्ट पेन, तो जैसा आप लोग को पता है कि हमारा जो है हार्ट से रिलेटेड होता है, तो हार्ट प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकते हैं, और डिहाइड्रेशन भी देखने को मिल सकता है। बाकी फ्लूइड रिटेंशन वही है कि जब हमारा ब्लड फिल्टर अच्छे से होगा ही नहीं तो हमारा क्या होगा, हमारा जो फ्लूइड है वो बॉडी में इकट्ठा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और लॉस ऑफ एपेटाइट, तो यहाँ पे इस सब की वजह से एट लास्ट में जो है भूख में भी कमी देखने को मिल सकती है। तो ये सारे कुछ साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं जिसके बेसिस पे आप लोग पता लगा सकते हो कि एक किडनी फेलियर की सिचुएशन आप लोग की बॉडी में डेवलप हो रही है। देखो वैसे कहने की बात है कि इन साइन एंड सिम्टम्स तो हमारा, लेकिन अगर आप लोग देखो तो यही साइन एंड सिम्टम्स लगभग आप लोग को बहुत सारी डिजीज में सेम ही देखने को मिलते हैं। इसीलिए आज के दिन में साइन एंड सिम्टम्स से किसी भी बीमारी का पता लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए देखो कभी भी अगर आप लोग डॉक्टर्स के पास विजिट करते हो तो आप लोग कितना भी बताते हो, लेकिन जब तक वो लोग चेकअप नहीं कर लेते तब तक आप लोग को दवाइयाँ नहीं देते हैं, क्योंकि सिर्फ साइन एंड सिम्टम से आज के दिन में पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आप लोग को एक्चुअली कौन सी बीमारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बॉडी के जो सारे सिस्टम्स है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर एक में प्रॉब्लम आती है तो उसकी वजह से इफेक्ट जो है लगभग हर जगह ही देखने को मिलता है। तो वही चीज़ है, बाकी पढ़ने के लिए है कि ये सब चीज़ें थ्योरी में ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ठीक है, और रियल लाइफ में तो डायग्नोसिस ही काम आती है। एंड कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस यानी कि इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसकी वजह से हमारा हार्ट फेल हो सकता है। अब देखो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करी है कार्डियोवास्कुलर में, तो आप लोग वहाँ जाके देख लेना। एंड हाइपर कैलेमिया, तो हाइपर कैलेमिया मतलब जब हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं हाइपर कैलेमिया। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें कह सकते हो जितना अमाउंट में चाहिए उससे ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को तो फिल्टर करने का काम हमारे यूरिन मतलब ये हमारे नेफ्रॉन्स करते हैं। तो जब इनमें प्रॉब्लम आ जाएगी, किडनी में प्रॉब्लम आ जाएगी, तो क्या होगा, ये फिल्टर अच्छे से करेंगे नहीं, तो हमारा कैल्शियम का फिल्ट्रेशन जितना होना चाहिए होगा नहीं, जिसकी वजह से कैल्शियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, हाइपर कैलेमिया हो जाएगा, ठीक है। और क्रॉनिक रीनल फेलियर, तो वही चीज़ है कि अगर एक्यूट को ट्रीट नहीं किया गया तो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो सकता है। और एट लास्ट में बात करें तो सिचुएशन अगर बहुत ख़राब हो जाती है तो यहाँ पे पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और मैनेजमेंट की बात करें तो वही चीज़ है कि नॉन फार्माकोलॉजिकल यानी बिना दवाओं के अगर हम लोग देखें तो कि थोड़ा सा पोटेशियम रिच डाइट पे रिस्ट्रिक्शन, यानी अगर किसी डाइट में पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि पोटेशियम ऑलरेडी हमारी किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही, तो क्या होगा, उसकी वजह से पोटेशियम बढ़ेगा। और अगर आप लोग पोटेशियम रिच डाइट लोगे तो उससे क्या होगा, बॉडी में और पोटेशियम बढ़ेगा, तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन लगाने देना चाहिए। और वाटर रेस्ट्रिक्शन यानी कि वही चीज़ है, जब किडनी अच्छे से काम नहीं कर पाएगी तो हमें थोड़ा सा पानी वगैरह भी कम पीना चाहिए। अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो किडनी पेशेंट्स को यहाँ पे बहुत कम पानी पीना ही अलाउ किया जाता है। और सोडियम रिटेंशन और मतलब सोडियम रेस्ट्रिक्शन यानी कि सोडियम रिच डाइट को भी थोड़ा सा हमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों का फिल्ट्रेशन एट लास्ट में किडनी करती है। तो जब काम नहीं करेगी तो कुछ फिल्टर होगा नहीं, तो हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ जाएगा। और फार्माकोलॉजिकल यानी दवाओं से बात करें तो डाईयूरेटिक्स, तो यानी कि हम लोग कुछ ऐसी दवाएं ले सकते हैं जो कि यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम कर सकती है। बाकी यहाँ पे कैल्शियम ग्लूकोनेट को ले सकते हैं जो कि एक एंटीडोट की तरह काम करता है। और उसके बाद आप लोगों ने डायलिसिस का नाम सुना होगा कि जब हमारी किडनी बिल्कुल काम करना बंद कर देती है तो बाहर से डायलिसिस होता है। और बाकी एट लास्ट में जब कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो किडनी ट्रांसप्लांट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे। बाकी देखो जनरली अगर एक्यूट किडनी फेलियर को टाइम से ट्रीट कर दिया जाए तो ये डायलिसिस और ट्रांसप्लांट से बचा जा सकता है। अब हम लोग फाइनली बात करते हैं अपने क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा एक्यूट हमारा क्या था, जो कि थोड़े टाइम के लिए होता है और थोड़ा सा कह सकते हो कम होता है, ठीक है, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉनिक का मतलब नाम है जो बहुत टाइम से पहली बार डेवलप हो रहा हो और बहुत थोड़ा सा हार्मफुल सिचुएशन में पहुँच चुका हो। तो यहाँ पे इसको हम लोग सिंपली क्रॉनिक किडनी डिजीज के नाम से जानते हैं, जैसे उसको एक्यूट किडनी डिजीज। बाकी अगर हम लोग बात करें तो क्रॉनिक रीनल फेलियर इज डिफाइंड एज ग्रेजुअल लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस ओवर टाइम, यानी कि जब काफी लंबे समय से हमारे किडनी के फंक्शंस में जो है प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाए, ठीक है, और लॉस होता ही चला जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक रीनल फेलियर। ग्रेजुअल यानी कि ये लगभग कंटिन्यू चलता ही जा रहा है और काफी लंबे टाइम से, और इट इज जनरली प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली बात तो ये प्रोग्रेसिव होता है यानी ये बढ़ता ही रहता है कंटिन्यू, और दूसरी बात ये इरिवर्सिबल यानी कि क्रॉनिक स्टेज में पहुँचने के बाद हम लोग यहाँ पे किडनी डैमेज को रिवर्स नहीं कर सकते, यानी इसको ठीक करना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एट लास्ट में इट इवेंचुअली लीड्स टू एंड स्टेज रीनल डिजीज या फिर एंड स्टेज रीनल फेलियर, जहाँ पे क्या होता है व्हेन सफिशिएंट नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हैव बीन डैमेज्ड व्हेन वेयर किडनी फेल्स कंप्लीटली। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है कि क्रॉनिक रीनल फेलियर में मेनली एट लास्ट में क्या होगा कि ये हमारा जो है एंड स्टेज रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसमें हमारी किडनी जो है पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगी। और उसके बाद यहाँ पे सिर्फ दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो यहाँ पे डायलिसिस या तो यहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। इन दोनों के अलावा यहाँ पे किडनी को ठीक नहीं किया जा सकता। तो ये हमारा जो है इस कंडीशन में एट लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल हमारी एक सिचुएशन हो जाती है।
बाकी हम लोग थोड़ा सा अगर बात करें स्टेजेस ऑफ जो है क्रॉनिक रीनल फेलियर के बारे में, तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखो पहला स्टेज क्या हो जाता है, जब यहाँ पे हमारा जीएफआर थोड़ा सा कह सकते हो 90 या फिर 90 ml पर मिनट या फिर जो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इस स्टेज को हम लोग स्टेज 1 बोलते हैं। देखो नॉर्मल हमारा जीएफआर कितना होता है 125 ml पर मिनट, लेकिन स्टेज 1 में क्या होता है कि ये हमारा थोड़ा सा जो है 90 के आसपास पहुँच जाता है या फिर थोड़ा बढ़ जाता है। देखो स्टेज 1 में क्या होता है कि जीएफआर कभी कभी हमारा नॉर्मल से थोड़ा बढ़ भी जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी समझना कि पहले जब होता है तो पहले थोड़ा जीएफआर बढ़ता है फिर घटता है, ठीक है। और स्टेज 2 में बात करें तो जीएफआर लगभग हमारा 60 to 89 के पास पहुंच जाता है, यानी कि 60 to 89 ml पर मिनट। और उसी तरीके से स्टेज 3 में 45 to 59 ml पर मिनट, और स्टेज 4 में हमारा 15 to 29 ml पर मिनट, और स्टेज 5 में इसकी वैल्यू हमारी 15 ml पर मिनट से भी डिक्रीज कर जाती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एंड स्टेज रीनल फेलियर। यानी एंड स्टेज में हमारा क्या होता है कि हमारा किडनी 1 मिनट में 15 ml ब्लड भी फिल्टर नहीं कर पाती है। तो वहाँ पे किडनी मतलब पूरी तरीके से ख़त्म ही हो चुकी है, ठीक है। और कॉजेज या फिर एटियोलॉजी की बात करें तो इसके पीछे वही चीज़ है कि इसके पीछे डायबिटीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन देखने को मिल सकता है, ठीक है। और हाइपरटेंशन हो गया, पाइलोनेफ्राइटिस, वही चीज़ है। पाइलोनेफ्राइटिस का मतलब जो भी किडनी के अंदर अगर हमारे कुछ भी जो है इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है। यूटीआई, ठीक है। यूटीआई मतलब पाइलोनेफ्राइटिस हमारा एक टाइप का यूटीआई का ही टाइप होता है, और यूटीआई का मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, ठीक है। देखो ये जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, तो अगर इसके अंदर हमारा कुछ इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह की वजह से इन्फेक्शन हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूटीआई। और फिर हमारा जाता है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। तो वही चीज़ है कि ग्लोमेरुलस के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, और इंटरस्टिशियल यानी किडनी के अंदर अगर हमारा कुछ हो जाए, ठीक है। और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, तो अगर हमारी किडनी के अंदर कुछ सिस्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। तो आप लोगों को फिगर पे दिख रहा होगा, तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। तो इन सारी रीजन्स की वजह से यहाँ पे हमें जो है एट लास्ट में क्रॉनिक रीनल फेलियर की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें तो ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी जो भी हम लोगों ने अभी कॉजेस देखे, तो उसकी वजह से क्या होता है भाई, उसकी वजह से हमारे नेफ्रॉन्स में कह सकते हो प्रोग्रेसिव डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि नेफ्रॉन्स डैमेज होते ही रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है एट लास्ट में हमारे नेफ्रॉन्स के नंबर ही डिक्रीज करना शुरू हो जाते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि हमारी किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं, लेकिन क्रॉनिक में क्या होता है कि हमारे नेफ्रॉन्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और ये इरिवर्सिबल होता है, यानी जो नेफ्रॉन्स एक बार डैमेज हो गए वो दोबारा से सही नहीं होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा भाई, इनके नंबर्स में ही कमी होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होगा भाई, जैसे जैसे हमें हमारे नेफ्रॉन्स के नंबर्स में कमी होगी, तो हमारा नेफ्रॉन को अभी भी ब्लड तो उतना ही फिल्टर करना है, तो कुछ टाइम के लिए क्या करेगा कि अपने आप को इस तरीके से अडॉप्ट करेगा कि जैसे सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करेगा। अब ये चीज़ अगर आप लोगों ने सेल डैमेज पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है रिमेनिंग नेफ्रॉन हाइपरट्रॉफी, यानी कि ये जो बचे हुए नेफ्रॉन्स हैं, यानी कुछ तो हमारे कह सकते हो कि खत्म हो गए, ठीक है, डेड हो गए उनकी, लेकिन जो बचे हुए नेफ्रॉन्स हैं उनके अंदर हो जाती है हाइपरट्रॉफी, यानी कि उनका थोड़ा साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म कर सकें। इसी वजह से वो अपने आप को अडैप्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी वजह से भाई देखो होगा क्या कि अडैप्ट कर तो लिए, चलो कुछ देर के लिए अगर करते तो ठीक था, लेकिन नेफ्रॉन्स तो किल हो चुके हैं ना, अब इनको तो लाइफ टाइम के लिए अडैप्ट करना पड़ेगा। और ये अडैप्टेशन ना कुछ टाइम के लिए ही चल पाता है, ज़्यादा टाइम तक जब ये बहुत अडैप्टेशन का मतलब क्या है कि इन लोग जो है अपने कह सकते हो कैपेसिटी से ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, और जब ये कैपेसिटी से ज़्यादा काम काफ़ी लंबे टाइम तक करेंगे तो एट लास्ट में ये और भी डैमेज हो जाएंगे, तो इनकी भी किल होना शुरू हो जाएगी, ये भी डेड होना शुरू हो जाएंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि देखो पहले तो कुछ टाइम के लिए रिमेनिंग नेफ्रॉन हाइपरट्रॉफी होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे अडैप्टिव हाइपर फिल्ट्रेशन, अच्छा जैसे ही यहाँ पे इनका साइज वगैरह बढ़ेगा तो यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन है ना ये थोड़ा बढ़ जाएगा, हाइपर फिल्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो अडैप्टिव का मतलब जो कि थोड़ा सा अडॉप्ट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस सिचुएशन को एडजस्ट करने के लिए सारी चीज़ें करी, यानी नेफ्रॉन्स के नंबर में डैमेज हुआ तो किडनी के फंक्शंस में कमी आई, तो उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले नेफ्रॉन की हाइपरट्रॉफी हुई, और उसके बाद इसकी वजह से क्या हुआ, अडैप्टिव हाइपर फिल्ट्रेशन हुआ। हाइपर फिल्ट्रेशन में होता क्या है, जैसे नॉर्मली देखो क्या होता है, जैसे जो हमारा ब्लड फिल्टर हो रहा है, तो नॉर्मली हम लोगों ने क्या देखा था कि ब्लड में सिर्फ हमारा प्लाज्मा फिल्टर होता है, हमारी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या फिर कह सकते हो प्रोटीन्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, ये नहीं फिल्टर होते हैं। लेकिन जब हाइपर यहाँ पे कह सकते हो इनका जब अडैप्टिव हाइपर फिल्ट्रेशन होता है, तो यहाँ पे देखो नेफ्रॉन्स में क्या होता है कि जैसे ये जो हमारा बोमेन्स कैप्सूल है, तो इसके अंदर कह सकते हो कुछ पोर्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड ट्रांसफर होता है, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि इनके अंदर से हमारा कह सकते हो प्रोटीन्स, ठीक है, प्लेटलेट्स, आरबीसी, ये सब नहीं ट्रांसफर हो सकते।
लेकिन जैसे इनके अंदर यहाँ पे हाइपर फिल्ट्रेशन चालू होता है तो ये जो पोर्स होते हैं ना, जिनका साइज यहाँ पे काफ़ी छोटा था, इनका साइज यहाँ पे बढ़ जाता है। अब इसकी वजह से क्या होता है कि देखो आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो चलो अभी भी नहीं निकल पाती है, इतना भी नहीं बढ़ता है, लेकिन कभी कभी उतना भी बढ़ जाता है तो हमारे यूरिन में ब्लड आना चालू हो जाता है। लेकिन अगर उतना नहीं भी बढ़ता है तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि जो प्रोटीन्स वगैरह थे ना, पहले क्या होता है कि ब्लड हमारा प्रोटीन वगैरह का फिल्ट्रेशन नहीं करती है क्योंकि वो तो हमारी बॉडी को चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब ये बढ़ जाता है इसका साइज, तो प्रोटीन्स यानी यहाँ पे कह सकते हो ब्लड से हमारा प्रोटीन्स का फिल्ट्रेशन चालू हो जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ग्लोमेरुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। देखो परमिएबिलिटी का मतलब यही है कि हमारा कितना चीज़ हमारे फिल्टर हो पा रही है। तो परमिएबिलिटी पहले इसकी बहुत कम रहती है कि हमारा सिर्फ जो है प्लाज्मा फिल्टर हो पाए, लेकिन इस चीज़ की अडेप्टिव हाइपर फिल्ट्रेशन की वजह से क्या होता है, परमिएबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो सब्सटेंस नहीं जाने चाहिए थे वो भी जाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि कितना पास कर पा रहा है कोई चीज़। ठीक है, और एट लास्ट में देखो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा रास सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, तो रास आप लोगों ने पढ़ा है हमारे कार्डियोवास्कुलर में, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग जो है कार्डियोवास्कुलर का लेक्चर देख लेना। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा किडनी से एक्टिवेट होता है। रेनिन बेसिकली रेनिन होता है, ठीक है, रिलीज होता है। और उसके बाद देखो अभी इन दोनों की वजह से एट लास्ट में क्या होगा, हमारे यहाँ पे नेफ्रोटॉक्सिक इन्फ्लामेशन। देखो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ टाइम तक तो चलो ये एडजस्ट करेंगे, लेकिन जब यही एडजस्टमेंट इन लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए करना पड़ा, यानी जब नेफ्रॉन्स हमारे साइज में काफ़ी लंबे टाइम के लिए बढ़ गए, काम इनको ज़्यादा करना पड़ा, तो एट लास्ट में क्या हुआ, हमारे जो नेफ्रॉन्स हैं उनके अंदर यहाँ पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, यानी नेफ्रोटॉक्सिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है, फर्दर लॉस ऑफ नेफ्रॉन फंक्शन, यानी इसकी वजह से जो नेफ्रॉन्स का फंक्शन हमारा थोड़ा बहुत बचा था वो भी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जीएफआर रिड्यूस होता ही रहता है। देखो यहाँ पे डबल रिडक्शन का साइन है, यानी हमारा जीएफआर काफी लो होता ही चला जाता है। ठीक है, अब ये कंटिन्यू चला करते हैं, यानी कि जीएफआर रिड्यूस होता ही रहता है, और एट लास्ट में ये हमारा क्रॉनिक रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने जैसा स्टेजेस देखी, तो पहली वही बात है कि पहले कम होता है तो स्टेज 1 रहती है, धीरे धीरे ये बढ़ता रहता है तो स्टेज बढ़ती रहती है, एट लास्ट में हमारा एंड स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पैथोजेनेसिस को इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने फाइनली जो है कुछ साइन एंड सिम्टम्स की। तो देखो साइन एंड सिम्टम्स लगभग सेम ही है एक्यूट एंड क्रॉनिक के, कुछ ऐसा अलग सा नहीं देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे भी वही है, नोजिया, वोमिटिंग, फटीग, चेस्ट पेन, लो यूरिन आउटपुट, तो वही चीज़ है। ठीक है, दोनों के सेम ही है। बाकी कॉम्प्लिकेशंस भी यहाँ पे वही है कि जैसे क्रॉनिक क्या होता है, एंड स्टेज रीनल फेलियर में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हार्ट फेल, इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सेक्स ड्राइव में भी लॉस देखने को मिल जाता है, और पेरिकार्डाइटिस, तो जो हमारा हार्ट की पेरिकार्डियम होती है वहाँ पे भी इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। अब ये सारी चीज़ें आप लोग लाइन से लेक्चर देख रहे हो तो पता होगा। ठीक है, अब लाइन से देखना चाहिए अगर आप लोग नहीं देख रहे हो तो। और अब फाइनली यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो अब यहाँ पे हमारा क्रॉनिक स्टेज चालू हो चुका है। यहाँ पे आप लोग सोचो कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट कर लें या फिर कुछ दवाएं दे दे तो नहीं ठीक होने वाला। यहाँ पे सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचते हैं, या तो आप लोग को डायलिसिस, मतलब जिसको भी हो जाए, आप लोगों को कभी ना हो भगवान करे, ठीक है, और या तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो यही दोनों ऑप्शन बचते हैं क्रॉनिक स्टेज में। तो ये था हमारे यहाँ पे रीनल फेलियर का लेक्चर। वीडियो कैसे लगी आप लोग कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आप लोग की यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, नोट्स आप लोग की टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएगी कल तक। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे किसी और नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।